नमस्कार, मैं डॉक्टर रितु सिंह आपका अपने चैनल अर्थात में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कहानीकार शिवराज सिंह बेचैन के बारे में। शिवराज सिंह बेचैन हिंदी दलित कहानी के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। आपका जन्म 5 जनवरी 1960 को बदायूं उत्तर प्रदेश में हुआ है। आपकी शिक्षा PhD और D.Litt है। आपने कई रचनाएं लिखी हैं, जिनमें बहुत प्रसिद्ध एक रचना है आपकी आत्मकथा मेरा बचपन मेरे कंधों पर। इसके अतिरिक्त आपने कविताएं लिखी हैं, काव्य संग्रह हैं चमार की चाय, क्रौच हूँ मैं, नई फसल और भोर के अंधेरे में। आपके शोध प्रबंध हैं सामाजिक न्याय और दलित साहित्य। दूसरा, हिंदी दलित पत्रकारिता पर पत्रकार अंबेडकर का प्रभाव। इसके अतिरिक्त भी अनेक संपादकीय रचनाएं आपकी प्रकाशित हैं और दलित विमर्श पर ढेरों वैचारिक निबंध आपके प्रकाशित हुए हैं। हम यहाँ उनके कहानीकार व्यक्तित्व की चर्चा करेंगे। उनकी अब तक 3 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। पहली 2010 में आई थी, भरोसे की बहन। दूसरी 2019 में, मेरी प्रिय कहानियाँ, जिसमें उन्होंने अपने प्रिय कहानियों को संकलित किया है। और तीसरी 2020 में प्रकाशित, हाथ तो उग ही आते हैं। आइए हम उनकी कहानियों में उठाए गए प्रमुख मुद्दों की चर्चा कर लें। दलित कहानी की दुनिया, जिस तरह हम जानते हैं, मुख्यतः जाति व्यवस्था पर चोट करते हुए लिखी जाती है और इनकी कहानियों में आत्मकथात्मकता प्रमुख रूप से आती है। यद्यपि शिवराज सिंह बेचैन की कहानियों का स्वर बाकी दलित कहानीकारों से कुछ अलग भी है। उनकी रचनाओं में मैं है, लेकिन मैं के अतिरिक्त भी पर की उपस्थिति देखी जाती है। अगर इनकी कहानियों का रचना काल देखें तो 1990 से लेकर 2020 इन 30 वर्षों में ही उनकी अधिकांश कहानियां प्रकाशित हुई हैं। दलित कहानी में विचारधारा का विशेष महत्व होता है और इन कहानियों की पृष्ठभूमि में जातिवाद और वर्ण व्यवस्था विरोधी चेतना प्रमुख रूप से काम करती है। लेकिन इसके साथ इन कहानियों में मानवता, स्त्री प्रश्न, समाज में ऊंच नीच के भेदभाव और शोषण की मानसिकता पर भी प्रश्न उठाए गए हैं। शिवराज सिंह बेचैन की कहानियाँ वर्ण व्यवस्था और जाति भेद की सवर्ण मानसिकता को उधेड़ती है। इनकी बहुत सी कहानियों की पृष्ठभूमि आरक्षण के विवाद को लेकर लिखी गई। इनकी दलित कहानियों में आरक्षण के विरुद्ध सवर्णों की हिंसा और कुटिल चालों को बेनकाब करने वाली कई कहानियां लिखी गईं, जिसमें होनहार बच्चे, क्रीमी लेयर, ये 2 कहानियां उल्लेखनीय हैं, जिसमें उन्होंने ये दिखाने की चेष्टा की है कि किस तरह से जो सवर्ण हैं वो आवश्यकता पड़ने पर SC ST का सर्टिफिकेट लेकर अपने बच्चों को नौकरी दिलाते हैं। क्रीमी लेयर में एक पढ़ा लिखा प्रगतिशील व्यक्ति किस तरह आरक्षण का विरोध करते हुए अमानवीय हो जाता है। इनकी कहानियों की में उच्च जातीयता की का जो दंभ है, सवर्णों में जो एक जातीय दंभ है, उस पर कई कहानियां उन्होंने लिखी है। जैसे बस इतनी सी बात, शिष्या बहू, आँच की जांच, हाथ तो उग ही आते हैं। इन कहानियों की विषय वस्तु को अगर आप देखें तो यहाँ चाहे वह स्त्री हो अथवा पुरुष, उनके जातीय दंभ की पूर्ति में वो कितने हिंसक हो जाते हैं। जैसे बस इतनी सी बात में एक सवर्ण व्यक्ति अपनी पूर्व पत्नी, जो कि निम्न जाति से थी, उसकी हत्या इसलिए कर देता है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लेती है जो कि दलित है।
इसी तरह शिष्या बहू कहानी में एक उच्च वर्ण की शिक्षिका बेहद शोषक का रूप धारण कर लेती है जब उसके बेटे से उसी की एक शिष्या का विवाह हो जाता है। आज की जांच कहानी में हम देखते हैं कि किस तरह से एक अनाथ बच्चे की जाति की खोज की जाती है और इसमें पूरी प्रक्रिया बेहद ही दर्दनाक और हृदय विदारक है। हाथ तो उग आते हैं में भी सामाजिक जो व्यवस्था है उसमें गरीबों की, पीड़ितों की, दलितों की जो स्थिति है उसमें एक बच्चे के हाथ के कुचल जाने और उसके बाद उसके प्रति असंवेदनशील समाज की छवि को लेखक उभारते हैं। लेखन और चिंतन में जातिगत गोलबंदी और शोषण के विरुद्ध विमर्श शिवराज सिंह बेचैन की कहानियों का मुख्य विषय रहा है। लगभग हर कहानी में आप उस विषय वस्तु को देखते हैं। दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष, उसकी दावेदारी और पैरोकारी वे बड़ी संजीदगी से करते हैं तथा कार्य कारण के साथ स्थिति को एक मानवीय धरातल पर लाकर दिखाते हैं। शिवराज सिंह बेचैन की हिंदी कहानी आंदोलन को लेकर उन्होंने जो सवाल उठाए हैं वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे नई कहानी हो या उसके बाद की कहानी का आंदोलन हो, वे हिंदी के कहानियों में जो उपेक्षा रही है इस पूरे दलित वर्ग की, जहां मिडिल क्लास या मध्य वर्ग मुख्य विषय बन गया, उसकी भी आलोचना करते हैं। और उन्होंने जो प्रश्न उठाए हैं उस पर हिंदी आलोचकों और बुद्धिजीवियों को गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। दलित लेखकों ने वर्ग को शोषण का आधार बनाने की बजाय जातिगत शोषण को अपने चिंतन और सृजन का विषय बनाया है। यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है कहानी लेखन के दृष्टि से भी और कविता लेखन की दृष्टि से भी। इसलिए वामपंथियों से कई बार विरोध नज़र आता है दलितों का, क्योंकि वह वामपंथियों की तरह यह नहीं देखते कि समाज सिर्फ दो वर्गों में बटा हुआ है, शोषक या शोषित। वे इस विभाजन या शोषण की इस पूरी परंपरा में जाति व्यवस्था को केंद्रीय कारण मानते हैं और उनका मानना है कि भारतीय समाज को भारतीय जो रूढ़ियाँ हैं, भारतीय जो कर्मकांड है और यह जो वर्ण व्यवस्था है भारत की, उससे देखने की ज़रूरत है, न कि वर्ग की दृष्टि से। शिवराज सिंह बेचैन की कहानियों में सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक बराबरी का सवाल अहम बनकर उभरता है और उनकी कहानियाँ किसी न किसी तरह से इस मुद्दे को उठाती रही हैं। इनकी कहानियों में समाज में हो रही तब्दीलियों, जो नया समाज बना है, नई कह सकते हैं कि हम नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, उस नवीनता का भी चित्रण है। साथ ही साथ वह जड़ता जो सदियों से चली आ रही है और किसी न किसी रूप से हमारे भीतर प्रवाहित है, उस जड़ता को भी वो दिखाने का काम करते हैं। जातिवादी और पितृसत्ता के गठजोड़ से स्त्री की आज़ादी का प्रश्न भी वो जुड़ा हुआ है। इसे वे अपनी कहानियों में बार बार जोड़कर दिखाते हैं। जैसे मैंने चर्चा की, बस इतनी सी बात कहानी, जहाँ पर एक स्त्री को जातिवादी दृष्टि से भी प्रताड़ित होना होता है और पितृसत्ता की दृष्टि से भी, और स्त्रियों की आज़ादी का प्रश्न कहीं न कहीं इससे भी जुड़ा हुआ है। महानगरों से लेकर ग्रामीण जीवन तक जातिवाद का एक खौलता यथार्थ इन दलित कहानियों में देखने को मिल जाएगा। तो ये समस्या सिर्फ गांव की ही नहीं है, महानगरों में भी ये चीज़ दिखाई देती है। जैसे कि आँच की जांच कहानी में एक बच्चे की जाति को लेकर शहर से लेकर गांव तक की यात्रा कर ली जाती है। शिवराज सिंह बेचैन अपनी कहानियों में सिद्ध करते हैं कि आज भी जातिवाद का जहर ग्रामीण जीवन में उसी तरह व्याप्त है। जिस तरह रावण कहानी में वो दिखाते हैं कि रामलीला के संदर्भ में रावण का रोल करने के कारण एक दलित व्यक्ति की कैसे हत्या कर दी जाती है और उस हत्या में वो अन्य पात्र शामिल होते हैं और पूरे रामायण की रूपरेखा ही बदल जाती है। शिवराज सिंह बेचैन की कहानियों का विमर्श सामाजिक अधिकारों की दावेदारी का दावा मजबूत इरादों के साथ रखता है और जातिवादी लोगों के प्रति कड़ी कार्रवाई की मांग भी करता है। ये सिर्फ
ये बताने वाली कहानियाँ नहीं हैं कि समाज में क्या हो रहा है, बल्कि इन कहानियों में एक तरह ऐसा प्रखर स्वर है जो इसके विरुद्ध कार्रवाई करने को भी उत्प्रेरित करता है। अगर हम देखें तो शिवराज सिंह बेचैन की अधिकांश कहानियों में स्त्री शोषण के मुद्दे उठाए गए हैं। जैसे जिस कहानी की हमने चर्चा की, बस इतनी सी बात। इसके अलावा अस्थियों के अक्षर, जहां वो अपने आत्मकथात्मक शैली में अपनी माँ के साथ हुए गए शारीरिक शोषण का चित्रण करते हैं और बेहद ही संवेदनशील ढंग से कहानी का समापन करते हैं, जहां वे अपनी माँ की पीड़ा को कभी दूर नहीं कर पाते और मृत्यु के बाद भी उन्हें पश्चाताप होता रहता है। इसके अलावा कलावती एक कहानी है जिसकी संसद में जिसकी आवाज़ गूंज कर भी लेकिन उसकी स्थिति वैसी ही रहती है। सिस्टर, लवली आदि कहानियां हैं जिसमें लेखक ने स्त्री की समस्याओं को हमारे सामने उभारा है। इस तरह हम देखें तो शिवराज सिंह बेचैन एक ऐसे कहानीकार हैं जिन्होंने वर्तमान समय के दलित विमर्श में एक नया मोड़ उपस्थित किया है। लेखक के कथन को हम सुन लेते हैं कि वे अपनी कहानियों के बारे में या कहानियों को कहाँ से उसका उत्स देखते हैं तथा उसका महत्व किस तरह निरूपित करते हैं। अगर उनकी प्रिय कहानियों की भूमिका में से 2 उद्धरण हम पढ़ें तो लेखक की विचारधारा स्पष्ट होती है। मेरी प्रिय कहानियाँ में की भूमिका में वे कहते हैं, ये कहानियाँ मुझे इसलिए प्रिय हैं क्योंकि ये पाठकों के लिए केवल समय बिताने या मन बहलाने भर का साधन मात्र नहीं है, संविधान सापेक्ष सामाजिक दायित्व बोध की दिशा में रचनात्मक योगदान है। दूसरा उद्धरण है, भारतीय समाज अनुभवों की विविधताओं से भरा हुआ है। जो जीवन अनुभव अब तक के कहानी आंदोलन में नहीं आए और जो आए वे नए नहीं थे, उन शेष नए अनुभवों को सामने लाती कहानियाँ समाज सुधार का साझा दायित्व बोध, अधिकार चेतना जागृत करती हैं, इसलिए अपनी प्रियता की सार्थकता सिद्ध करती हैं। इस प्रकार हमने संक्षेप में शिवराज सिंह बेचैन की कहानियों का परिचय प्राप्त किया। आगे उनकी कुछ कहानियों की समीक्षा में अपलोड करूंगी। धन्यवाद।